this webinar, let's look around and let's see inside ourselves. See how can we contribute in the solution? What can we do? How can we contribute in saving the environment, in doing even a little if we can? Because no effort is small or big. Because our motto here is Mata, Mata Bhumi Putro Aham Prithviya, which translates into Earth is our mother and we are her children, for she is our mother and our responsibility. Once again, very welcome, very warm welcome to everyone attending this webinar today, organized by PSG Global and Should. To introduce our distinguished panel of speakers, am pleased to invite Dr. Dheeraj Singh, who is founder and managing director of Grassroots Research and Creation and chairman of Search Foundation. His commitments towards environmental protection continues to inspire us. Over to you. नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आदरणीय अतिथिगण, विशेषज्ञों और सभी सहभागी जन, मैं आप सभी को इस विशेष वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं, जो पीएसजी ग्लोबल द्वारा शोध के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर एकत्र हुए हैं, दैट इज एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। विश्व पर्यावरण दिवस जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है, पर्यावरण की रक्षा के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने का एक अद्भुत माध्यम है। इसका उद्देश्य केवल पर्यावरण पर चर्चा करना नहीं है, बल्कि सक्रिय कदम उठाने के लिए प्रेरित करना है। इस वर्ष की थीम है प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक्स, यानी प्लास्टिक के खिलाफ हमारी ग्रह की लड़ाई। इस अवसर पे हमारे बीच कई प्रतिष्ठित विशेषज्ञ उपस्थित हैं, जिनका मैं सम्मान पूर्वक परिचय देना चाहूंगा। हम सौभाग्यशाली है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने के लिए हमारे बीच पर्यावरण नीति और सतत विकास के क्षेत्र में कार्यरत प्रतिष्ठित विशेषज्ञ एवं विद्वान मौजूद हैं। उनके बहुमूल्य विचार और अनुभव हम सभी के लिए मार्गदर्शक होंगे। माननीय श्री गोपाल आर्य जी, कन्वीनर ऑफ पर्यावरण संरक्षण गतिविधि, प्रोफेसर विवेक कुमार, हेड ऑफ सेंटर सीआरडीटी आईआईटी दिल्ली, एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और शिक्षाविद जो टिकाऊ प्रौद्योगिकियों पर कार्य कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज मेहता इज प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, पर्यावरण अध्ययन और शोध के क्षेत्र में विशेषज्ञ। श्री इम्तियाज अली, रिनाउंड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट, जिन्होंने देश भर में ठोस कचरा संभालने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सराहनीय काम किया है। डॉक्टर समीर जोशी, जो चेयरमैन है इंडियन प्लास्टिक्स इंस्टीट्यूट, जो सर्कुलर इकोनॉमी और प्लास्टिक रिसाइकलिंग के क्षेत्र पे एक जाना पहचाना नाम है। मिस गरिमा कौशिक, जो हेड है ICWMR, विच इज पार्ट ऑफ टेरी स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज, जो पर्यावरणीय प्रबंधन में युवाओं को सशक्त बनाने में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। डॉक्टर गगनदीप सिंह, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च इनोवेशन से जुड़े हैं। अब बात करते हैं आज के मुख्य विषय की, एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन। प्लास्टिक प्रदूषण आज वैश्विक पर्यावरणीय संकट बन चुका है। यह न केवल हमारी पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचा रहा है, बल्कि मानव स्वास्थ्य और जैव विविधता पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहे हैं। यह समय है कि जब हमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से इस चुनौती को समाधान खोजना होगा। आज का यह आयोजन हम सबके लिए एक प्रेरणा है कि हम सीखें, साझा करें और संकल्प लेके कि हम प्लास्टिक मुक्त पृथ्वी के लिए कार्य करेंगे। आइए इस चर्चा से सीखें और प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने को अपनी प्राथमिकता बनाएं। अब मैं अमी शर्मा जी को हैंड ओवर करता हूं कि वो कार्यक्रम Thank को you. आगे बढ़ाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आपने सारे ही स्पीकर्स का काफी अच्छे से इंट्रोडक्शन दे दिया एंड दैट गिव्स एन फ्रेमवर्क ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट 1.5 hours. Now I would like to invite another very special person for our team. I would like to invite our team member Astha ji, who will give us an overview of the theme. So over to you, Astha ji.
नमस्ते सभी को। सॉरी, मैं एक लो नेटवर्क एरिया में हूँ, इसलिए कैमरा नहीं ऑन कर पा रही। थैंक यू अमी जी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड धीरज जी फॉर द ब्यूटीफुल वेलकम टू ऑल द गेस्ट्स। मेरा नाम आस्था है। मैं वैसे जोधपुर से रहने वाली हूँ, अभी दिल्ली में रह रही हूँ फॉर अबाउट लास्ट 1.5 years। मैं कॉन्वर्जेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रखने की कोशिश करूंगी ताकि अक्रॉस द बोर्ड सब स्पीकर्स रिलेट कर सकें और सब अटेंडीज भी रिलेट कर सकें। पीएचडी ग्लोबल ने शोध के साथ ये वेबिनार सीरीज शोध स्टार्ट करी थी दिस ईयर, एंड हमारा टारगेट ये रहा है कि हर 1 to 1.5 months में एक वेबिनार एक थीम पे हो रखे। लास्ट मंथ अप्रैल में जो 22 अप्रैल का वेबिनार था, उसका थीम था सोल, दैट इज स्विच ऑफ योर लाइट्स कैंपेन, विच वाज डिजाइन्ड बाय द टीम। पीएचडी ग्लोबल पीएचडी के अंतर्गत एक टीम सेटअप हुई है ताकि हम अक्रॉस द वर्ल्ड एनवायरमेंट रिलेटेड थीम को पहुंचा सके। PSG itself was set up in 2019 and has been running and exists in every district of the country now. PSG Global is proud to tell you that we've now registered Harit at Harvard and are now a stronger team with almost 20 individuals volunteering with us. We've also reached about 6 to 7 countries so far and we're looking for more participants. तो आपके अगर कोई भी रिश्तेदार जान पहचान बाहर हैं जो पर्यावरण से रिलेशनशिप रखते हैं या कुछ करना चाहते हैं पर्यावरण के लिए या एनवायरनमेंट के लिए, तो यू कैन प्लीज रीच आउट टू एनी वन ऑफ अस इन द टीम। हम अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंड में आपको जो ईमेल आईडी है उस पर भेज दिया जाएगा। दैट्स इट फ्रॉम आवर एंड थैंक यू सो मच। बैक टू अमी जी। Thank you, Asta ji. To go forward with the webinar, I would like to invite a guardian for us all, the national convener of PSG, who is a torchbearer and inspiration for us all. Uh, I would like to invite Sri Gopal Arya ji to share his wisdom and हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। भाई साहब, do we have him in the meeting? I can't see him. चलिए, so we'll shift this talk to our next speaker and we can listen to Bhai Saab's wisdom a little bit later. Do we have Gagandeep sir amongst us? Ji, sir, we welcome you to the webinar, and I would like to introduce him. He's a senior scientist at CSIR Central Road Research Institute. He has over a decade of experience and he is working on innovative materials for road construction. He is committed towards working in sustainable infrastructure and aligning the national goal of environmentally responsible development. We are very excited to hear what he has to say. Overing to Gagandeep ji. Thank you, ma'am, for nice introduction. And at the onset, a very good evening to all the dignitaries, participants from different fields. Uh, so myself, Gagandeep Singh, I am working as a principal scientist in Central Road Research Institute. So my organization, CRA, actually, we comes under the DSIR, which finally comes under the Ministry of Science and Technology. So in CRI, basically, we are dealing with a different kind of materials, not just a plastic. So different kind of waste material from the other industries also. So we are providing the support to the industry because everyone looks road as a big user or a person can put up the things into the road construction, but it is not like that. It requires so much scientific innovations or a scientific approach to put any kind of a material into the road construction. So today, at the onset, PSG Global and Shodh, I like to thank you for providing me the platform to share my experience of what we have achieved so far, and what is the way forward we are looking, so that we can together we can beat this problem what we are facing in a society.
So it is like that in 2017, first we worked with the association of a Bannerflex. So Bannerflex is also kind of a waste, which is having no secondary recycling. I mean, now it has come, but earlier there was a no secondary recycling. How to handle this material? So it is used for advertisement and all campaigning. And after that, it is the having a secondary applications in like some by the dhaba wala, some of the rickshaw pullers, they use that material. But at the end of the day, it goes and it lays there in the environment for so many years. So we don't consider plastic as it is a common thing for the common person. It is like a polythene bag or a panni. So for the researcher, it is a big good source of polymer. So it is a different kind of a polymers are there like LDP, SDP, ABS, PVC. That is a one kind of other kind of a plastic. So we worked by going to deep. Okay, what is actually the polymer which is present there? Then what we can how can with the least amount of energy putting into this, and what the final products we can have it from that. So in this Bannerflex project, we use that material. We basically convert that material so that it can be finally used for final product can be used in the road application, like in road furniture now they are using, and not only the road furniture they are using in the cables and other applications also. So during this, when we were involved in these projects, so we got the opportunity to visit various recycling hubs. So like in a Tikri border near to the Delhi border, it is on a Delhi Haryana border near Badarpur, and we visited Gujarat also. We then what I look so today as it is a World Environment Day, so I like to salute and thank you to all these recyclers. These are the real warriors in the field who basically recycle the waste plastics. So because it is a very tough condition when we are recycling or when we are handling this material. So further to that, so that was the initial thing what we did, and after that we basically started exploring further. And with the past work, the IRC, that is Indian Road Congress. So in a highway, this sector, we are following these guidelines for the road construction. So based on the CRI input, we come up with the IRC SP 98. So that is a published guidelines. Anyone, if among the who are attending this webinar, they can use these guidelines for the application of a waste plastic in the road construction. So it defines how you can use that thing. And now we are taking this thing to the other thing part. So at presently in CRI, we are working with the end of life plastic. So that is a different plastic. So now people are basically taking the plastic waste and making it doing its this sorting and shredding. And after that, some kind of a waste plastic left, which is not having any kind of a application. So if you go to the Gujarat and you will find a big heaps of this kind of a waste plastic which is lying there. So for this, we have tie up with the this Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL). So along with the BPCL, we are working on this, and especially we are working on that kind of a plastic which is having a no at present no economic values. Because what is the problem with the plastic? So technologies are there. You can recycle almost any kind of a plastic, but only the collection is a main problem. So this what we have realized when we have worked last 5 years. So so presently we are working with the end of life plastic, and we are trying to convert that material into a technical textile. So if you look into the Ministry of Textile, so this is one Government of India mission going on that is basically to uh, work on the technical textile, because at present we are having a huge import of that material. So we are working with the same line, and we are basically taking the advantage of the polymers which is present into these waste materials, and we are basically with least amount of energy we are coming up with the this final material. So some trials are going on with Tata Projects, and soon we will come up with the final application of this material into the road construction on a big scale. So at the end,
So I basically now time has come. The recycling options has all there. But now we have to introduce through all these things into the DPR stage, because I am a person from the highway industry, so we are working on that. So if let's say I'm a concessionaire or a contractor, if you don't give me the advantage of using this kind of innovative material or to do the innovation in the live project, so I will not do that. So if some kind of a policy makers are present in this forum, so we can connect so that we can put up these things to the DPR, but because the roadmap for that is not available. So we are working on that so that one can get benefited when if they are using this kind of this material in the road construction or any infrastructure applications. So this was our past experience, my past experience in CRI, how we have dealt with a different kind of a waste plastic material. So once again, I congratulate PSG Global and Show for celebrating this World Environment Day and keeping the this same theme which is declared by the UN also. I think it is a B to the Plastic theme 2005 we have declared by the UN. Thank you. Thank you very much, sir, for a very insightful talk. I hope everyone enjoyed your talk and learned a lot from it. Next, we have another guest amongst us. I am honored to invite Dr. Sameer Joshi, who is chairman at Indian Plastic Institute and senior member of Society of Plastic Engineers USA. Very interesting fact about him I got to know he holds a Guinness Book of World Records for world's largest t-shirt from plastic waste. And it is my honor to invite him today to address us all and share his wisdom with us. So, over to you. Namaskar. Thank you for having me on this program. World Environment Day is an occasion to rethink of what we have done and what we have to do. Today, plastics are there right from the diapers to the rockets. And it is important and imperative that we manage our plastics effectively. The last plastics invented was in 1975. We are just 50 years from the birth of a new material, and it's now we are talking about banning it. One has to really ponder and see what was the material of convenience has now become a material of hate. And we are talking of beat plastic pollution, end plastic waste. And is it really viable to, just do away or wish away with this material? We have to understand the fact that as we had the stone age and the metals age, now it is the materials age. This material of convenience has become a material of problem, and it was the same plastic which was the savior in the times of pandemic. But our approach to handling plastic is not correct. As the Gagandeep Singh ji said, various innovations are happening. CRRI has done a lot of innovative work in using the not so recyclable plastics in applications. So, and someone in the plastic industry has quoted very nice, not to ban but to plan. Why can't we plan our activities? We need to reuse, reduce our plastic use when it is not needed at all. And at the same time, to think of alternatives. But alternatives to plastics will come at a cost. And its waste management is also not going to be easy. We see now biomaterials or bioplastics coming, but do we really know how the bioplastics are being treated? They do not decompose under normal conditions of the waste, and they have to be handled in an industrial waste facility. Imtiaz Bhai are my hero, and he has been doing excellent work at the ground level. Safai Sathis, Safai Karmacharis, they are actually waste warriors. At the time of COVID,
we were locked in, but our waste was not. And the COVID were warriors there because they managed the waste and they did not take rest. You know, medical plastics were also littered. They faced that. We just put the mask where it did not belong. Our Safai Sathis, our Safai warriors, they came on the roads and managed our plastic waste. हमने हम पैंडेमिक के टाइम में हम घर बैठे थे लेकिन हमारा कचरा नहीं घर बैठा था. We raised more plastic waste that time because वो खाने का waste or ye. And this is how it is important to manage plastic waste. You know, we talk of many R's: reuse, reduce, recycle. और भी कितने R का हम सोचते हैं. एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं. हम कुछ शादी में खाना के ले जाते हैं या किधर जाते हैं तो इतना खाना लेते हैं कि जैसा हमें अभी खाना नहीं मिलेगा. जो खाना एक टाइम में खाना है, नेक्स्ट टाइम हम उसको वेस्ट पेपर बास्केट में करते हैं, एंड दैट फूड बिकम्स वेस्ट. सो वी हैव टू not only reuse, reduce, recycle, but respect our waste. You have to understand that respect karna hai our waste ko and give it the same respect how we respect things. ऐसा नहीं कि ये लिटर कर दिया, इट इज नॉट माय प्रॉब्लम, इट इज एवरीबॉडीज प्रॉब्लम. इम्तियाज अली जी कितना पैशन से काम करते हैं, यू नो. एंड इन दिस सिस्टम वी हैव टू लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न. टेक्नोलॉजीज है, solutions hai, but do we have the solutions at the local level? Do we segregate our waste properly? गीला कचरा, सूखा कचरा में गीला कचरा डालना, ये रिसाइकलिंग कैसा होगा? For finding solution to plastic pollution is not going to be easy. Plastics cannot be just wished away. और एक तरफ प्लास्टिक बैन चल रहा है, दूसरी तरफ इंडिया प्लास्टिक रिसाइकलिंग में और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रही है. अपना पॉपुलेशन 140 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन पर पर्सन पर ईयर वी कंज्यूम ओनली 15 kgs ऑफ प्लास्टिक्स. देश बदल रहा है, देश समृद्ध हो रहा है. इनमें हमारा पैकेजिंग का वेस्ट कितना है और आगे जाके कितना वेस्ट बढ़ेगा वो हमें सोचना है. और दैट इज इंपॉर्टेंट कि बिफोर वी repel plastics, do we find alternatives to it and we find the right solution to the plastic pollution. मेरा देश बदल रहा है, दिल में सच, दिमाग में इंडिया हो. Let's not litter and make plastic waste bitter. Thank you. Thank you very much, sir. What great words, sir. Not to ban, but to plan. That was truly insightful. We all should learn and respect our waste and focus on finding local solutions. I am sure you all enjoyed the talk as much as I did. Next, our very distinguished guest, I would like to call upon Professor Vivek Kumar. He is a professor at CRDT department at IIT Delhi. He is a distinguished professor. He has about 90 journal articles, 6 book chapters, 2,700 citations, and an H index of 25. He works on industrial and saleable solutions for industrial municipal wastewater. Over to you, sir. Thank you, Ami ji. Dheeraj ji, thank you for inviting me for this session. प्लास्टिक वेस्ट पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, तो थोड़ा हमें समझना होगा प्लास्टिक मटेरियल को, और प्लास्टिक का जो हमारे जीवन में उपयोग है उसको भी हमें समझना होगा. तो उसके बाद ही हम लोग थोड़ा इस पर चर्चा करेंगे कि उसको फिर मैनेज करने का हम लोग कैसे प्रयास कर सकते हैं. आप यदि अपने जीवन में सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक जो जो मटेरियल्स आप यूज करते हैं, जो वस्तुएं आप उपयोग में लाते हैं, उसमें थोड़ा ध्यान दें कि कहाँ प्लास्टिक का उपयोग करें. तो आपको लगेगा कि हम टूथब्रश से लेकर रात में
जो हम लोग सड़क करते हैं या हम लोग जो कपड़े पहनते हैं, लगभग हर प्रकार का जो हमारा उपयोगी जो वस्तुएं हैं उनमें प्लास्टिक या पॉलीमर मिलता है। मैं सिंथेटिक पॉलीमर की बात कर रहा हूँ। ये तो मैंने दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की बात की, लेकिन इसके अलावा भी जैसे अभी हमारे वक्ता बायोमेडिकल एप्लीकेशन की बात कर रहे थे, और पिछले 1-2 दशकों में इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में पॉलीमर का प्रयोग बढ़ा, तो लगभग या स्ट्रेटेजिक एरियाज में पॉलीमर का काफी उपयोग है। तो कुछ एरियाज यदि हम देखेंगे कि जैसे मैं बायोमेडिकल एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ या स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशंस की बात कर रहा हूँ या इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, तो वहां हमारे ध्यान में आता है कि प्लास्टिक को वास्तव में रिप्लेस करना मुश्किल है। अब प्लास्टिक की ये खूबियां हैं जो उसको एक प्लास्टिक मतलब जो अलग अलग तरह के पॉलीमर हैं, तो ये उनकी प्रॉपर्टीज हैं जो उनको इतना उपयोगी और हमारे जीवन में एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके बिना वर्तमान में जो जीवन है वो संभव नहीं दिखता है। लेकिन उसके साथ साथ सभी वक्ताओं ने जो बात की कि उससे संबंधित जो पर्यावरण की समस्याएं हैं या जो हमारे हेल्थ को जो इम्पैक्ट करती हैं, तो वो सारी समस्याएं भी हैं। तो ये प्रश्न इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब हम समस्या की बात करेंगे तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सा एप्लीकेशन ऐसा है जिसको हम अपने जीवन में कम कर सकते हैं, जिससे हम प्लास्टिक से थोड़ा दूर हो सकते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि जो अब डिफेंस एप्लीकेशन में है, स्पेस एप्लीकेशन में है, वहां पॉलीमर अभी हमें यूज करने हैं और हम करेंगे। उसको एकदम से समाप्त करना शायद संभव नहीं है, लेकिन हमारे जो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाली वस्तुएं हैं उनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो जहां हम प्लास्टिक का उपयोग कम कर सकते हैं या समाप्त कर सकते हैं। आप लोगों के ध्यान में होगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक कॉल दी थी, लाइफ फॉर एनवायरमेंट। लाइफ फॉर एनवायरमेंट कॉल थी कि हमारी लाइफ में, हमारी लाइफ स्टाइल में हम सस्टेनेबिलिटी को कैसे एम्बेडेड करें। आज मैं अभी किसी एक सेमिनार में था तो वहां एक बात आई कि कांच की बोतल और प्लास्टिक की बोतल में पानी, तो कौन सी बोतल, कौन सा मटेरियल एनवायरमेंट पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। जो लोग एलसीए पर काम करते हैं जानते हैं, तो उनके ध्यान में होगा कि और प्लास्टिक एसोसिएशन से हमारे पास सीनियर लोग हैं अभी इसमें मौजूद हैं। तो बहुत सारे पॉलीमर इंडस्ट्रीज या पॉलीमर एसोसिएशन या पॉलीमर में काम करने वाले साइंटिस्ट ने ये बताया कि जो कार्बन फुटप्रिंट है, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है प्लास्टिक का, वो ग्लास के मुकाबले में काफी कम, और ये काफी हद तक बात सही भी है। तो प्रश्न ग्लास बॉटल वर्सेस प्लास्टिक बॉटल का शायद नहीं है। प्रश्न है कि उस बॉटल के उपयोग को कैसे कम किया जाए। आज से 30 वर्ष पूर्व यदि हम देखें तो 30-35 वर्ष पूर्व तो भी लोग ट्रेवल करते थे, तो भी लोगों को पानी की आवश्यकता होती थी, लेकिन सुलभता जो हमारे जीवन में, हमने इस सुलभता को किस तरह से एम्बेड किया कि हमारी आवश्यकताएं इतनी बढ़ गई कि अब हमें हर प्रकार की बॉटल्स, हर साइज की बॉटल्स और हमेशा उपलब्ध रहने वाली पैकेजिंग, उसकी आवश्यकता होगी। तो इसीलिए मैंने वो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट उस कॉल की बात की। तो प्रश्न ये है कि हम प्लास्टिक को कैसे रिसाइकिल करें, कैसे रीयूज करें, लेकिन उससे जो बड़ा प्रश्न है वो है कि प्लास्टिक के उपयोग को हम अपने दैनिक जीवन से कितना कम करें और कौन सी प्लास्टिक
हमारे जीवन में अति आवश्यक है, किस प्लास्टिक के बिना हमारा काम चल सकता है। दूसरा उदाहरण, प्लास्टिक एक पैकेजिंग मटेरियल, बहुत पॉपुलर पैकेजिंग मटेरियल हो गया, वो हम सब जानते हैं। इम्परमेबिलिटी एक प्लास्टिक की एक बहुत बड़ी खासियत है। लेकिन अब वो पैकेजिंग मटेरियल कहाँ आवश्यक है और कहाँ नहीं है, इसको हमें तय करना पड़ेगा। पिछले दिनों सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगाया। अब सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन जब लगा तो बहुत सारे लोगों ने, ये पर्टिकुलरली जो कंज्यूमर हैं, उन्होंने कहा कि प्लास्टिक बहुत सुविधाजनक पैकेजिंग मटेरियल है और उसको बैन करना। बहुत सारे दुकानदारों ने भी इसके बारे में कहा कि इससे उनके कंज्यूमर्स आते हैं और कंज्यूमर प्लास्टिक की डिमांड करते हैं, प्लास्टिक पॉलीथीन की डिमांड करते हैं। तो अब ये वो जो डिमांड है वो वास्तव में कितनी आवश्यक है? क्या उसको हम इंजीनियरिंग प्लास्टिक के साथ कंपेयर कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते। तो कुल मिला जुलाकर यदि हम लाइफस्टाइल पर फोकस नहीं करेंगे तो हम शायद इस प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने में हम कामयाब नहीं होंगे। अब इसमें प्रश्न उठता है कि लोगों को कैसे इस बारे में जागरूक किया जाए कि अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तन करें। तो मेरा मानना है कि जो अवेयरनेस की जो बात है, अभी भी हम प्लास्टिक से पोल्यूशन होता है, लेकिन प्लास्टिक से होने वाले पोल्यूशन के क्या हेल्थ इंपैक्ट है, शायद अभी भी उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने में हम लोग सफल नहीं हुए हैं। जैसे जब हम माइक्रो प्लास्टिक्स और नैनो प्लास्टिक्स की बात करते हैं तो रिसर्चर्स को छोड़ दें या वैज्ञानिकों को छोड़ दें जो इस विषय पर काम कर रहे हैं, सामान्य जन इस बात को शायद मान लेगा कि प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक नुकसान करेगी, लेकिन कैसे नुकसान करेगी इस बारे में वो अनभिज्ञ है। और ये वो मान भी लेगा कि प्लास्टिक शायद उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगी। तो ये तो उनकी जानकारी में एकदम से नहीं है कि माइक्रो प्लास्टिक ना सिर्फ प्लास्टिक होने की वजह से हानिकारक है, फूड चेन में जा रहा है, बल्कि उसकी हाइड्रोफोबिसिटी, उसका लार्ज सरफेस एरिया, उस वजह से उसमें जो फिल्म बन रही है उसमें जो हैवी मेटल्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं या उससे अटैच हो रहे हैं या और अलग तरह के पॉल्यूटेंट्स अटैच हो रहे हैं, तो वो जो माइक्रो प्लास्टिक्स के जो नुकसान है वो तो कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो हैवी मेटल्स या और जो पॉल्यूटेंट्स उसके साथ अटैच हो गए वो भी साथ साथ उसको किसी मानव की हेल्थ या पशु पक्षियों की हेल्थ, वो सब उनकी, तो वो एक कैस्केडिंग के मल्टीप्लायर इफेक्ट के रूप में काम करता है। तो अब ये जानकारी शायद Very लोगों sorry को to नहीं। disturb you. Very sorry हाँ, to disturb you. This is a very interesting talk, but I would like to please request you हाँ, wrap up in a few minutes. मैं बस समाप्त कर रहा हूँ। Okay, तो thank you, जब sir. हम, Thank you. हाँ, तो हम जब प्लास्टिक के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लास्टिक के बारे में हमें कॉम्प्रिहेंसिव अवेयरनेस समाज में लेकर जानी होगी। एकदम से हम बोलेंगे कि प्लास्टिक आप बिल्कुल बैन कर दीजिए, वो संभव नहीं है। वहां हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन करने की बात हो रही है, ऐसे प्रोडक्ट्स बैन करने की बात हो रही है जिनकी आवश्यकता नहीं है। दूसरा, जो माइक्रो प्लास्टिक या नैनो प्लास्टिक के फॉर्म में एनवायरमेंटल मीडियम में जा रहे हैं। और दूसरा, अवेयरनेस में यह भी बताना पड़ेगा कि हम जब पर्यावरण के नुकसान की बात कर रहे हैं तो उस पर्यावरण के नुकसान के साथ साथ जो हमारे हेल्थ इंपैक्ट जो हो रहे हैं वो उसके साथ साथ उस अवेयरनेस में हमें लाना पड़ेगा। और तीसरा, जैसे मैंने कहा, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट, इस अवेयरनेस के साथ साथ हमारा जो लाइफस्टाइल है, मिनिमलिज्म है, वही एक सोल्यूशन है। कम से कम कंज्यूम करें,
ऐसा ना हो कि ए प्रोडक्ट की जगह बी प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें। हम ए या बी या सी जो भी प्रोडक्ट यूज करें उसको कम से कम यूज करें। इसी से हम लोग पर्यावरण को सहेज सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। आपने हमको किसी भी टॉपिक पे साइंटिफिक बैकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है उसकी इंपॉर्टेंस समझाई यहाँ पे। एंड अ वेरी होलिस्टिक सॉल्यूशन अप्रोच इज रिक्वायर्ड टू फाइट दिस प्लास्टिक पोल्यूशन। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सर ने हम सभी को सिखाई आज कि नेसेसिटीज पे ध्यान दें, मिनिमलिज्म पे ध्यान दें और अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस करना चालू करें। अपनी आवश्यकताओं के अकॉर्डिंग हमें काम करना चाहिए। नेक्स्ट आई वुड लाइक टू इनवाइट आवर स्पीकर लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज मेहता। You are a professor in the Department of Environment Science, Central University of Jammu. You have more than 16 years of academic experience. आप रॉक एंड सॉइल जियोकेमिस्ट्री पे काम करते हैं। He is very passionate about environment research and youth development, and he is working on these topics through academics and his NCC roles. So it is my honor to invite you, sir. Over to you. Yeah, thank you. I am audible. Yes, sir. Yeah, thank you. And first, I would like to extend my gratitude to PSG Global and Short for inviting me. आज विश्व पर्यावरण दिवस पे हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और ये जो इनिशिएटिव है, इस बार का जो थीम है एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, इसमें ये बताना चाहूंगा कि आज 1972 5 जून 5 जून 1972 में ये विश्व पर्यावरण दिवस जो हमने मनाना शुरू किया, आज अगर हम देखें तो ये 53rd 53 साल पूरे हो रहे हैं और ये 54th विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। आज का जो टॉपिक है इसको मैंने एक स्लाइड के माध्यम से मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि ये प्लास्टिक कब आया, क्या प्रॉब्लम वर्तमान में है, भारत की क्या क्या पॉलिसीज हैं प्लास्टिक को कम करने के लिए, कौन से ऑल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, कौन से इनोवेशंस हो गए हैं जिससे हम प्लास्टिक को कम कर सकते हैं और क्या करने की जरूरत है और कौन से एनजीओ हमारे देश में प्लास्टिक पे काम कर रहे हैं। और मैंने प्लास्टिक पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बच्चों के साथ, अपने एनसीसी कैडेट्स के साथ और अपने पर्यावरण के छात्रों के साथ क्या किया, इन चीजों को लेते हुए मैंने एक छोटी सी पीपीटी बनाई है, लेकिन मैंने देखा यहाँ समय का अभाव है, सो आई विल जस्ट क्विकली शेयर माय स्लाइड। एंडिंग प्लास्टिक पोल्यूशन अ कॉल टू एक्शन, यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस बताने का प्रयास किया है। व्हाट आर द डेफिनेशंस व्हाट हैज बीन गिवन बाय यूनेप, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज एंड आईएसओ। और हमें ये पता है प्लास्टिक को जनरली वी आर जस्ट टेलिंग इट्स अ मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ पॉलीमर्स, and in this there are various kinds of polymers which are being involved, such as polyethylene tetrathalate, high density polyethylene, low density polyethylene। इसकी जो ओरिजिन हुई, अगर मैं यहाँ पे ये बात रखूं, अगर आप ये देखिए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देयर वाज अ डिमांड फॉर सिंथेटिक मटेरियल व्हिच वाज सर्ज। और जैसा कि अभी हमने पहले के जो विशेषज्ञ उनसे भी सुना कि पैराशूट, जितने भी हमारे डिफेंस मटेरियल्स हैं, लाइक पैराशूट्स को आप देखें, एयरक्राफ्ट को देखें, कंपोनेंट्स जो यूज होते हैं, वहां पे प्लास्टिक का इन्वॉल्वमेंट था। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद देयर वाज अ पोस्ट वॉर बूम। 1950 से लेके 1970 तक प्लास्टिक इट एंटर्ड इनटू द हाउस होल्ड। और ये पॉलीइथिलीन टेट्राथैलेट, ये जो पीने की बॉटल्स हम यूज करते हैं, प्लास्टिक बॉटल, वाटर बॉटल्स, ये पेट मटेरियल है और ये 1941 में आ चुका था, लेकिन कमर्शलाइज्ड हुआ 1973 में। तो अगर हम इसको जरा समझने की हम कोशिश करें, 1950 से 2 मिलियन टन पर ईयर से वर्तमान 50 सालों में यानी 2000 तक ये 100 गुना बढ़ गया प्लास्टिक का कंजम्पशन, और ये 2 मिलियन टन से पहुंच गया 200 मिलियन टन। और अगर प्लास्टिक का स्टैटिस्टिक्स डेटा में देखूं, सो देयर आर वेरियस सेक्टर्स व्हिच आर कंज्यूमिंग। Next, coming to the types of plastic, as I have told, there are various grades in this PET, HDPE, PVC, LDP, हर एक सेक्टर में इसकी डिमांड है। और यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो प्लास्टिक बैग्स, प्लास्टिक कोटिंग्स, प्लास्टिक शीट्स, एवरीवेयर वी आर यूजिंग। दिक्कत क्या है, प्लास्टिक बनता है, पेट्रोकेमिकल्स भी कंज्यूम पेट्रोकेमिकल्स, तो वहां पे भी पोल्यूशन होता है, बिकॉज पेट्रोकेमिकल क्रूड ऑयल वी आर यूजिंग, सो वी आर पोल्यूटिंग फॉर द मैन्युफैक्चरिंग। एंड लेटरली इसको जब हम डंप करने जाते हैं तो ये सिस्टम में रहेगा, पर्यावरण में रहेगा, इसकी कंपोस्टिंग नहीं होगी। तो आज बायोडिग्रेडेबल और कंपोस्टेबल प्लास्टिक
भी आ चुका है। जैसे अभी बात हो रही थी कि हम कहाँ जाएं, वी हैव टू यूज कंपोस्टेबल प्लास्टिक और डिग्रेडेबल प्लास्टिक, क्योंकि दोनों एंड पे इसकी प्रॉब्लम है। So the problem which is associated with the manufacturing of plastic, 4 to 8% global oil consumption is linked to plastic production. 2.7 billion tons of CO2 will be released by 2050, क्योंकि इसकी मैन्युफैक्चरिंग में पेट्रोकेमिकल्स का यूज हो रहा है, तो हमारा कार्बन फुटप्रिंट भी बढ़ रहा है। सो देयर इज अ हैबिटेट लॉस फ्रॉम ऑयल एक्सट्रैक्शन एंड इंडस्ट्रियल लैंड यूज, क्योंकि जो प्रॉब्लम इसको बनाने में आएगी अगर हम इसी प्लास्टिक पे रहेंगे, क्योंकि इसके यूज को हमें कम करना है, तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स है लाइक हेल्थ हैजार्ड्स, वाइल्ड लाइफ थ्रेट, नॉन बायोडिग्रेडेबिलिटी, एस्थेटिक पोल्यूशन, दीज आर द प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग एसोसिएटेड। सो द ग्लोबल हॉटस्पॉट, पूरे विश्व में जो हॉटस्पॉट्स हैं विच आर फेसिंग दिस सीवियर प्लास्टिक पोल्यूशन, द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच, अगर आप नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन को देखें, इट हैज बिकम अ ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। नेक्स्ट, गंगा रिवर बेसिन एंड जकार्ता बे, इंडोनेशिया, ये हमारे ग्लोबल हॉटस्पॉट्स हैं पोल्यूशन के। सिंस 1950 प्लास्टिक की पोल्यूशन की समस्या इन 50 से 75 सालों में आई। जो इसका रिसाइकलिंग है उसको बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि रिसाइकलिंग के क्लस्टर्स जो भारत काम कर रहे हैं, वो डेटा मैं अगर आपको अपनी स्लाइड में दिखाता हूं, यहाँ पे व्हाट आर दी क्लस्टर्स विच आर वर्किंग इन दिस क्लस्टर, बिकॉज देयर इज वन कंपनी, शक्ति, 50 साल से महाराष्ट्र बेस्ड कंपनी है जो रिसाइकलिंग पे काम कर रही है, और उनका डेटा ये कहता है कि इस रिसाइकलिंग डेटा को हमने बढ़ाना है। वो आई विल स्क्रॉल दिस टू गिव यू द एग्जैक्ट फिगर, वेयर आर दी क्लस्टर्स। अगर राइज ऑफ प्लास्टिक कंजम्पशन पे हमने कुछ कहा, या व्हाट आर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इनिशिएटिव, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए एक कॉल दी, एंड वी हैव बैंड, एक प्रयास किया गया है लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट मिशन के तहत कि सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन किया जाए। और ईपीआर, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो प्रोड्यूस कर रहा है प्लास्टिक, जो मैन्युफैक्चरर है, उस पे ये दायित्व डाला जाए कि आप जितना ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे उसके रिसाइकलिंग का जिम्मेवारी भी आपको उठानी पड़ेगी, उसके रीयूज की, उसके वेस्ट कलेक्शन की, बिकॉज यू आर मैन्युफैक्चरिंग इट। और अभी वर्तमान में 2025 तक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी, जिसमें 175 देश निगोशिएट करके एक ग्लोबल प्लास्टिक पोल्यूशन ट्रीटी पे काम हो रहा है, और उसमें 175 देश अपना सहभागी और अपने निगोशिएशंस दे रहे हैं, जिससे हम इस प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म कर पाए या रिड्यूस कर पाए। देखिए, खत्म कर पाना में लगेगा हमें समय, अभी हमें यहाँ पे वो स्टेप्स उठाने हैं, और वो स्टेप्स कौन से उठाने हैं, यहाँ पे मैंने कुछ ऑल्टरनेटिव और इनोवेटिव मटेरियल्स के बारे में बताया है। देखिए, स्ट्रॉ, जो स्टेनलेस स्टील स्ट्रॉज एंड बैम्बू स्ट्रॉज कैन बी यूज टू रिप्लेस दीज प्लास्टिक स्ट्रॉज। प्लास्टिक ड्रिंक स्टीरर्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग रीयूजेबल बैम्बू स्टरर्स और स्पून्स। बैलून्स, पेपर लैंटर्न्स, क्योंकि आप देखते हैं जितने भी फंक्शन है वहां गुब्बारों का बहुत इस्तेमाल करता है, और वो प्लास्टिक को ही कंट्रीब्यूट करता है लास्ट में पॉल्यूशन में। तो पेपर लैंटर्न्स, रीयूजेबल बंटिंग, this kind of things can be used to replace these balloons. Plastic cotton buds can be replaced by organic cotton, which is made up of reusable swabs. Coffee cups and lids can be used by reusable porcelain mugs. So यहाँ पे कुछ alternative material है, we can use polylactic acid, means plant based products. और इस स्लाइड में अगर आप, आई विल शेयर दिस स्लाइड विद द ऑर्गेनाइजर्स, लाइक जो मटेरियल टाइप्स है, पीएलए, पीएचए, एल्गी बेस्ड, एडिबल फिल्म्स, और इन चीजों को हम अपने डेली चलन में लेके आए, और प्लास्टिक के जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपनी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करें। यहाँ पे एक साइकिल है, मैंने एक कॉपीराइट भारत सरकार के साथ लिया, और उस कॉपीराइट का नाम है इन्वायरमेंटली डिटॉक्स क्ले पॉट्स, क्योंकि आज चलन मार्केट में प्लास्टिक बॉटल्स का है जहां डिटॉक्स बॉटल्स बिकती हैं। वो डिटॉक्स बॉटल को मैंने क्ले पॉट के तहत रिप्लेस करने के लिए एक डिजाइन बनाया है, और क्योंकि समय का अभाव है, आई विल शेयर दिस थिंग्स इन डिटेल वंस एन अपॉर्चुनिटी इज गिवन टू मी। क्योंकि यहाँ पे जो डिटॉक्स क्ले पॉट, घरों में घड़े सबके पास हैं, लेकिन उन घड़ों में अभी पानी को डिटॉक्स करने की अभी फैसिलिटी हमारे पास नहीं है।
हम तभी प्लास्टिक की डिटॉक्स बॉटल पे डिपेंडेंट हैं। मैंने घड़े में ही डिटॉक्स सिस्टम लगाया, वहां पे कॉपर की वायर्स डाली और उसको कॉपीराइट भारत सरकार के साथ कराया कि ऐसी चीजें अगर हम लेके आए, क्योंकि हमारे भारत का जो इको मार्क है वो घड़ा ही है। इट इज अ पॉट, इट इज अ क्ले पॉट, हमारा जो इको मार्क है देश का। तो इसको हम डिटॉक्स क्ले पॉट के तहत भी प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ पे जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग क्लस्टर्स हैं ये देश में, देयर आर दी बिग प्लास्टिक रिसाइकलिंग क्लस्टर्स, क्योंकि प्लास्टिक को रिड्यूस करने के लिए रिसाइकिल की जरूरत है। और ये जो क्लस्टर्स अभी इन्वॉल्व हैं, यहाँ पे रिसाइकलिंग रेशियो और ज्यादा बढ़ाने की हमारे पास हम लोग को जरूरत करनी पड़ेगी। कुछ सक्सेस स्टोरीज मैंने इकट्ठी करी थी तमिलनाडु में जो, और महाराष्ट्र में क्या है, प्लास्टिक रोड्स, एयरपोर्ट रीयूज, क्योंकि तमिलनाडु की जो राजधानी है चेन्नई, वहां पे प्लास्टिक का, जैसे अभी CRRI से एक्सपर्ट भी जुड़े थे, दे हैव मेड अ रोड ऑफ प्लास्टिक, so they are consuming the plastic for the road construction. Eco bricks for sanitation and school, उड़ीसा की मुहिम में लिया गया। गणेशा इकोस्फीयर, ये उत्तर प्रदेश, जहां पे पेट पेट बॉटल्स की रिसाइकलिंग गणेशा इकोस्फीयर का बहुत बड़ा की इनिशिएटिव रहा। बैनियन नेशन, इट वाज द इनिशिएटिव सक्सेस स्टोरी ऑफ तेलंगाना। तो हर राज्य अपना प्रयास कर रहे हैं, उनकी कुछ सक्सेस स्टोरीज हैं, लाइक प्लास्टिक ब्रिक्स एंड इको कंस्ट्रक्शन फॉर स्कूल्स, छत्तीसगढ़ में ये सक्सेस स्टोरी के रूप में आया। जो रिसाइकिल्ड मटेरियल है, यहाँ पे जो भी हमारे स्पीकर्स हैं, देयर आर सर्टेन बिग मल्टीनेशनल कंपनीज विच आर इन्वॉल्व, लाइक प्लास्टिक के जो क्लोथ्स हैं, इवन इन द फैशन डिजाइनिंग वी आर कंज्यूमिंग द प्लास्टिक टू फॉर्म द क्लोथ्स, वी आर मेकिंग द रोड्स आउट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट, फ्रॉम ट्रैश टू ट्रेजर। ये आप बूट्स देख रहे हैं, ये कुछ ग्रीन सोल, all these kind of initiatives we are taking to reduce this plastic pollution, and there have been certain NGOs which are involved। तो जो भी हमारे Sir, यहाँ पे participants हैं, yes I am winding ma'am, thank you, so sir. yeah, there are certain initiatives what we have taken at Central University of Jammu also, and we have started a function Ecogiri where we are using the plastic waste to make up, to recycle it out at a very local level. So in the end what I can say, what we carry in our hands reflect how we care for the earth, ये एक मैसेज जाना चाहिए। So choose wisely and choose sustainably. In the end I used to say it is knowledge what refines, purifies and sharpens the mind। बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है, और आज उस ज्ञान की बहुत जरूरत है जिससे हम प्लास्टिक के वेस्ट को रिड्यूस कर पाए, रिसाइकिल कर पाए, ताकि अपनी पृथ्वी को, अपनी माँ को हम वो अपना कॉन्ट्रीब्यूट दे पाए जो हर एक इंसान को देना चाहिए। और जैसा ये स्लोगन भी हमारे PSG ग्लोबल का है कि माता भूमि पृथ्वी अहम, पुत्रो अहम पृथ्विया, इसी को समझते हुए आज मैंने ये छोटी सी PPT बनाई थी, बट समय का अभाव है, मैंने कोशिश किया कि इन्हीं कम शब्दों में हम अपनी बात पूरी कर पाऊं। So thank you ma'am for giving me this opportunity, and I am thankful to PSG Global and Short for inviting me on this very useful day. Thank you, धन्यवाद। Thank you very much, sir. This was indeed a very interesting and very insightful session. We all did not want this to end, but समय की थोड़ी कमी है हमारे पास यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया. You told us about many technical aspects and many small things which told us how complicated this entire matter is. And you also told about very important factors such as extended producer responsibility. और आपने जो आखिर में एक लाइन कही वो तो मेरे दिमाग में हमेशा रहेगी कि बुद्धि की शुद्धि ज्ञान से होती है. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. I would like to invite our next speaker, Mr. Imtiaz Ali. He is a renowned waste management expert and an environmentalist. He is the project director of Rat Pickers Upliftment Project, Sarthak Sansthan, Bhopal, MP. He is a part of many advisory committees which are working on solid waste management rules, and he has immense experience in this field. So we all are grateful to have him with us, and I'm sure कि आज वो जो बातें बताएंगे उससे हम सभी का ज्ञानवर्धन होगा. Over to you, sir. आदरणीय गोपाल आर्य जी, आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। धीरज जी, आपने इतने महत्वपूर्ण सेमिनार के अंदर मुझे आमंत्रित किया, और PSG ग्लोबल टीम को मेरा बहुत बहुत स्वच्छ नमस्कार। बेसिकली आज जो विषय है विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कि एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन, हम लोगों ने वर्ष 2006 में सार्थक नामक एक प्रकल्प बनाकर इसके माध्यम से ऐसे
साथ के अंदर कि जो भी मल्टी लेयर प्लास्टिक का जो इशू आ रहा है कि एमएलपी है, नॉन रिसाइकल मटेरियल है, नॉन यूजेबल प्लास्टिक है, ऐसे प्लास्टिक को हम रैक पिकर्स, कचरा बीनने वाली जो कम्युनिटी है कि जो हमारे द्वारा फेंके गए कचरे में से अपनी काम की चीजों को चुनती है और अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करती है, साथ ही उस अर्बन लोकल बॉडीज में जो कचरा फैला हुआ है उसका भी वो वैज्ञानिक तौर पर निष्पादन करती है। ऐसी कम्युनिटी को, ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोगों ने इस परियोजना के तहत जोड़ा और उनसे ऐसे प्लास्टिक को परचेस करना शुरू करा। और इसके लिए हमें मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से हम लोगों ने एक ट्रायल रन किया कि यदि इस प्लास्टिक को हम हाई टेम्परेचर पर बर्न करेंगे तो इसके क्या रिजल्ट्स आएंगे। तो 1200 डिग्री टेम्परेचर पर जब इस प्लास्टिक को बर्न किया तो इसमें डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन रिलीज हुए, लेकिन जैसे ही इसे 1400 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर बर्न किया तो इसमें जो डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन थे वो जीरो हो गए। यहीं से हमारे इस प्रोजेक्ट को बल मिला। हम लोगों ने मध्य प्रदेश में पहले प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर जो है 2007 में प्रारंभ किए और इस प्लास्टिक को कलेक्ट करके सिविल इंडस्ट्रीज के अंदर एज ए अल्टरनेटिव फ्यूल यूज करने के लिए हमने भेजना प्रारंभ किया। उसके बाद भारत सरकार के संज्ञान में प्रोजेक्ट आया और फिर नगरीय निकायों के अंदर मध्य प्रदेश के 313 अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर इस पूरी परियोजना का विधिवत शुरुआत हुआ। आज मध्य प्रदेश के हर ब्लॉक में प्लास्टिक कलेक्शन सेंटर जो पहले थे अब उनको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी के नाम से जाना जाता है, जहां पर हम लोगों ने लगभग 2000 कचरा बीनने वाले भोपाल, इंदौर के अंदर अपॉइंट किए हैं। इसके अलावा लगभग 19,000 कचरा बीनने वालों को मध्य प्रदेश के अलग अलग विकास खंडों के अंदर अर्बन लोकल बॉडी के माध्यम से जोड़कर उनको एक व्यवस्थित जीवन जीने के लिए उनको ट्रेन किया है और ये एमआरएफ को रन कर रहे हैं। रिसाइकल मटेरियल जितना भी है उसको हम लोग, जो हमारे ऑथोराइज रिसाइकलर्स हैं उनके थ्रू हम डिस्पोजल करते हैं, और जो नॉन रिसाइकल मटेरियल है उसको हम लोग सिविल इंडस्ट्रीज में एज ए फ्यूल और रोड निर्माण में इसका उपयोग करते हैं। 2011 से हमने मध्य प्रदेश में रूरल एरियाज के अंदर प्लास्टिक से रोड बनाना प्रारंभ किया और लगभग 22,000 किलोमीटर मध्य प्रदेश में आज जो है प्लास्टिक से रोड बनाए जा चुके हैं। ऐसे ही प्लास्टिक का डिस्पोजल करने के लिए इंदौर और भोपाल के अंदर प्लास्टिक पॉलीशीट इकाइयां स्थापित करी, जहां पर इस अमानक पॉलीथीन से पॉलीशीट के बनाई जा रही है, जो कि प्लाईवुड वाली शीट जो है उसका एक विकल्प के तौर पर आया है। लेकिन ये सारी चीजें तभी संभव हैं कि जब हम कचरे का प्रॉपर तरीके से संग्रहण करें, उसका कलेक्शन करें, उसका सेग्रीगेशन करें और साइंटिफिक डिस्पोजल करें। इसके लिए इंदौर, भोपाल के अंदर बिहेवियर चेंज के प्रोग्राम चलाए गए। अलग अलग कम्युनिटी के साथ हम लोगों ने बातचीत करी, हाउस वाइफ को अपने साथ जोड़ा, हम लोगों ने धर्म गुरुओं को अपने साथ जोड़ा, जो भी हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उनको अपने साथ जोड़ा और उनके माध्यम से एक वृहत लेवल पे एक जन जागरूकता कार्यक्रम प्रारंभ किए। और उसी का परिणाम था कि आज पिछले 7 वर्षों से इंदौर जो है देश का सबसे साफ शहर है और मध्य प्रदेश की राजधानी देश की सबसे स्वच्छ राजधानी है। यहाँ पर प्लास्टिक कचरे का 14 अलग अलग कलेक्शन सेंटर्स बना के, एमआरएफ बना के इस प्लास्टिक को कलेक्ट करके साइंटिफिक डिस्पोजल किया जा रहा है। और जो कचरा बीनने वाले जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग थे उनके आइडेंटिटी कार्ड बनाए गए, उनके बच्चों को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से जोड़ा गया और आज जिनकी इनकम पहले 60 से 70 रुपए हुआ करती थी, आज वही रैक पिकर्स, कचरा बीनने वाले जो हैं 500 से 800 रुपए प्रतिदिन कमा रहे हैं। और नगर निगम के साथ सहयोगी बनके नगर निगमों को, अर्बन लोकल बॉडीज को और ग्राम पंचायतों को जो है वो स्वच्छ बनाने के अंदर अपना सहयोग कर रहे हैं। इस तरह भोपाल एक मॉडल बना और लगभग मध्य प्रदेश के अतिरिक्त 5,000 और अर्बन लोकल बॉडीज के अंदर भोपाल मॉडल का रिप्लिकेशन वर्ष 2016 के अंदर हुआ और 16 और कंट्री के अंदर इस भोपाल मॉडल को रिप्लिकेट किया गया। अभी हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के माध्यम से कचरा बीनने वालों की कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का काम शुरू किया है, जिसमें से पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी भोपाल में बनाई गई है कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी कचरा बीनने वालों की है और वो कचरे को लोगों से कलेक्ट करते हैं। अब वो घरों से जो कचरा आता है वो भी परचेस करते हैं, इसके अलावा जो दूसरे रैक पिकर्स हैं उनसे भी ये कचरा परचेस करते हैं और जो छोटे कबाड़ी वाले हैं जो कि साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर या आपे ऑटो से या इलेक्ट्रिक व्हीकल से कचरे को कलेक्ट करते हैं, उनको भी इससे जोड़ा गया है। और इनके अनुबंध जो है बड़े बड़े रिसाइकलर्स कंपनी से कराए गए हैं। उन रिसाइकल कंपनी ने जो है इनको एक सीड मनी दी है और उस सीड मनी से प्लास्टिक को कलेक्ट करके उसको शेडिंग करके और फूड ग्रेड का चिप्स और ग्रैनुल बना के उन रिसाइकलिंग कंपनियों को सप्लाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त भोपाल शहरी क्षेत्र के अतिरिक्त हम लोगों ने भोपाल रूरल एरियाज के अंदर 222 पंचायतों को जीरो वेस्ट किया है और वहां पे महिला स्वच्छता कर्मियों के माध्यम से हम लोगों ने गांव-गांव से कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था की है और एक पूरा सस्टेनेबल मॉडल गांव के अंदर बना है कि लोग 30 रुपए से 100 रुपए प्रति
वहां जो है एक यूजर फी देते हैं, और जो भी कचरा वहां से इकट्ठा होता है उसको कलेक्ट करके पंचायत में जो सेग्रीगेशन शेड बनाया। तो भारत सरकार का यह मानना है कि हमें 2027 तक लगभग 6 करोड़ लोगों को इस काम से जोड़ना है। इसी को काम को बढ़ाने के लिए भोपाल में एक वेस्ट मैनेजमेंट पार्क बनाया जा रहा है, जिसमें 19 अलग अलग कचरों को रिसाइकल करने की यूनिटें लगाई जाएंगी। ये सेमी यूनिट मुंबई, दिल्ली और दूसरे शहरों के अंदर लगाया जाएगा। तो कुल मिला के इस परियोजना के माध्यम से कचरा बीनने वाले अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों का कल्याण करना है, उनको कचरे से रोजगार देना है। और ये पूरी परियोजना नानाजी देशमुख के उस कथन के साथ प्रारंभ हुई कि मैं अपनों के लिए नहीं हूं, अपने लिए हूं, अपने वो हैं जो अपेक्षित एवं दरिद्र हैं। तो शहरी क्षेत्र में सबसे दरिद्र व्यक्ति वो है जो हमारे द्वारा फेंके गए कचरे में से अपनी काम को, चीजों को चुनता है और अपना परिवार का पालन पोषण करता है, साथ ही पर्यावरण का संरक्षण करता है। तो ऐसे कचरा बीनने वाले रेक पिकर्स को आज सार्थक कर्मी के नाम से आइडेंटिटी कार्ड जारी करके उनके माध्यम से पूरे देश के अंदर इस परियोजना को जो है प्रारंभ किया गया है। और अभी नेपाल के ललितपुर सिटी के अंदर भी सेम इसी मॉडल को रिप्लिकेट करके वहां भी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन का काम शुरू किया गया है। वर्तमान जो दौर चल रहा है, अगर पहले की मैं बात करूं तो एक ताम्र युग था, फिर एक लौह युग आया, और आज के युग को अगर प्लास्टिक युग कहें तो गलत नहीं होगा। तो हमें प्लास्टिक का यूज कम करना है, प्लास्टिक को मैनेज करना है। प्लास्टिक बैन करके आप इस समस्या से हल नहीं कर सकते। नैनो प्लास्टिक ने जो आज कहर बरसाया हुआ है कि जो वर्ल्ड बैंक कहता है कि लगभग 200 से 250 ग्राम नैनो माइक्रो प्लास्टिक जो है हमारे शरीर में जाकर जमा हो रहा है, जिससे 32 तरह के कैंसर हो रहे हैं, महिलाओं में प्रजनन दर की कमी आ रही है। भोपाल में हम लोगों ने तालाबों का एक सर्वेक्षण किया, वहां भी हमारी वाटर बॉडीज के अंदर ये माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया है और पानी के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर आ रहा है। हमारे फूड चेन के अंदर ये माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया है, नैनो प्लास्टिक पहुंच गया है। तो आज इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि अपने अपने क्षेत्रों के अंदर लोगों को अवेयर करें कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करें और इसके विकल्पों पर जाएं। मिट्टी की बाटलें हैं, इसके अंदर तांबे की बाटलें हैं, और दूसरी बाटलों का उपयोग करके कपड़ों को थैले का उपयोग करना है। अभी बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम जो है महाकुंभ के अंदर आयोजित किया, एक थैला और एक थाली। कितने करोड़ थैले और थालियों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। हम लोगों ने भोपाल, इंदौर के अंदर जीरो वेस्ट इवेंट करना शुरू किया है। यहाँ पर जो हमारे धार्मिक कार्यक्रम होते हैं उनको जीरो वेस्ट किया है। प्लास्टिक का वैज्ञानिक निष्पादन हो, इसका सही प्रकार से संग्रहण हो, और जो लोग इस काम को करते हैं उससे इसको रोजगार मिले। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। योर नोबल कॉज एंड योर वर्क इज एन इंस्पिरेशन टू अस ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुलाना चाहूंगी। वी हैव विद अस मिस गरिमा कौशिक। She is head IPCA at Center for Waste Management and Research, scientist in the Department of Policy and Management Studies, Terry School of Advanced Studies. She has co-authored the book called A Handbook for Entrepreneurs in Solid Waste Management, A Step Towards Atmanirbhar Bharat, which was published by Cambridge Scholars Publishing, UK. Over to you, ma'am. Thank you so much. Thank you. First of all, I would like to thank the organizing team for inviting us all here. So all the speakers, wonderful lineup, all of them have very good experience and working very well in the field of waste management and especially plastic waste management. So मेरे जितने भी मुझसे पहले speakers काफी senior हैं, बहुत लोग मुझसे, and they have spoken a lot about the challenges which are there, a lot of innovations which are there, a lot of initiatives which are being taken by industries, by startups. तो मेरे लिए आसान है क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं 3 एक्शनेबल पॉइंट्स को आज डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे कि पूर्व जो स्पीकर्स थे उन्होंने कहा है कि प्लास्टिक एज अ मटेरियल बहुत ही रीसेंट फिनोमिना है और बहुत ही जल्दी से उसका यूज और उसका स्प्रेड बढ़ता जा रहा है। अगर आप कुछ स्टडीज की मानेंगे तो एक लेटेस्ट कोई स्टडी है जिसमें ये पता लगता है कि जितना भी प्लास्टिक मैन्युफैक्चर हो रहा है इंडिया के अंदर 43% ऑफ दैट प्लास्टिक इज यूज्ड इन प्लास्टिक पैकेजिंग और 70% of that plastic packaging gets converted into waste almost immediately. So the kind of just think about the consumption pattern, just think about the kind of waste that we are spreading. कि हम उस 43% हमारा प्लास्टिक जो है वो पैकेजिंग में यूज हो रहा है और 70% इमीडिएटली जितने हमारे चिप्स के पैकेट्स हैं, जितने हमारे single use plastic material है, all of that gets converted into plastic waste almost immediately.
सो यहाँ एक एक्शन है जो कि एज एट इंडिविजुअल लेवल, सो हम सब जानते हैं इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं, एनजीओज इसमें काम कर रहे हैं, रिसाइकलर्स काम कर रहे हैं, वेस्ट कलेक्टर्स की आज हमने बात करी, उनका बहुत ही अच्छा रोल है ये सब मैनेज करने के अंदर। सो ये सब चीजें हो रही हैं, बट एज अ लेमैन, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ या मैं एक हाउसवाइफ हूँ या मैं एक कम्युनिटी मेंबर हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? सो सबसे पहला काम जो मैं सजेस्ट करूंगी वो ये कि आप अपना माइंडफुल कंजम्पशन करिए। क्या हमें जरूरत है इस चीज की? अगर है तो कितनी जरूरत है? क्या हमें इस क्वांटिटी में लेना चाहिए? क्या लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए? सो द फर्स्ट थिंग दैट ऑल ऑफ अस शुड बी कीपिंग इन माइंड इज माइंडफुल कंजम्पशन, कि जितना हम कंज्यूम करें वो माइंडफुल तरीके से हो, सोच समझ के करें। हम नीड बेस्ड कंजम्पशन करें, वांट बेस्ड कंजम्पशन नहीं करें। अभी हम क्या करते हैं, हम देखते हैं अच्छा ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, हम सब कुछ लेने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑल ऑफ अस शुड बी फोकसिंग ऑन making sure that we are mindfully consuming the items which are there. The second thing that I would like to emphasize on is source segregation. So previous speakers again बहुत बार कहा गया, क्या होता है कि जब हम किसी भी वेस्ट की बात करते हैं, सो एक सप्लाई चेन डेवलप हो जाती है। सो उस सप्लाई चेन के अंदर जो भी आपको वेस्ट होगा, हर एक वेस्ट की वैल्यू है। अगर आप मिक्स्ड वेस्ट देते हैं या वेस्ट कलेक्टर के पास मिक्स्ड वेस्ट आता है, तो उस वेस्ट की वैल्यू कम हो जाती है। And this is the reason why a lot of waste items are not getting collected, are not being sent for recycling, and therefore are not being managed properly. The moment we segregate our waste, अगर मैं प्लास्टिक को अलग से सेग्रीगेट करके रखूं जिसमें मेरा वेट वेस्ट से ना मिले, वो ऑयल से ना मिले, वो चाय की पत्ती से ना मिले, that plastic will have a lot of value for any recycler. That plastic will have ultimately then have a lot of value for the waste collector, क्योंकि ultimately आप देखिए ये पूरा सप्लाई चेन है। वेस्ट कलेक्टर पिक करता है क्योंकि वेस्ट ट्रेडर से खरीदता है, वेस्ट ट्रेडर उससे खरीदता है क्योंकि रिसाइकलर उसको यूज करता है। सो द इंटायर साइकिल इज सेट। नाउ यूल सी प्लास्टिक के अंदर भी बहुत सारे मटेरियल्स हैं, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। सारी कैटेगरीज की सप्लाई चेन नहीं है। आप देखेंगे बड़े शहरों में जितनी हम बात करें, यू विल नॉट फाइंड पेट बॉटल्स लाइंग ऑन द रोड, बट यू विल फाइंड दी मल्टीलेयर पैकेजिंग। चिप्स के पैकेट आपको रोड पे मिल जाएंगे, स्ट्रीट पे मिल जाएंगे, बट आपको पेट नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि जो पेट की बॉटल है उसकी रिसाइकलिंग की सप्लाई चेन इज वेरी सेट। सो जब कोई वेस्ट कलेक्टर उसको पिक करता है, उसको पता है कि मुझे कहाँ पे उसको सेल करना है, कहाँ पे उसकी ट्रेडिंग हो रही है और किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। So second thing that I think all of us should think of and take back from this webinar today is that you start segregating your waste. It doesn't take a lot of money, not money at all. So it is just about the mindset. आप किस तरह से सोच रहे हैं, आपको सिर्फ अपनी सोच में बदलना है। और ऐसा नहीं है कि सेग्रीगेशन की, सेपरेशन की सोच नहीं है हमारे अंदर। आप अपने किचन में देखेंगे हमारे मसाले अलग अलग जगह पे होते हैं। अगर हम अपनी वार्डरोब्स देखेंगे, वी पुट डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द वार्डरोब, सो दैट माइंडसेट इज देयर। बट कहीं ना कहीं व्हेन वी टॉक अबाउट वेस्ट, इट डजंट लुक लाइक इट इज आवर प्रॉब्लम। मेरे घर में कूड़ा हुआ, कचरा हुआ, आई जस्ट डिस्पोज इट आउटसाइड। मैंने प्लास्टिक का पैकेजिंग यूज किया, मैंने चिप्स खाए, रैपर खाए, चॉकलेट खाई, रैपर निकाला, एंड देन आई सेंड इट जस्ट लाइक दैट, मे बी थ्रोइंग इट हियर एंड देयर। सिर्फ एक ये आदत कि आप अपने गीले कूड़े को और अपने सूखे कूड़े को, वंस यू जस्ट स्टार्ट सेपरेटिंग इट, more than 50% of the problems which we have for waste management will get solved, क्योंकि वो उस तरह से चैनलाइज होती जाएंगी, उसका सप्लाई चेन में फिट होती जाएंगी। सो दूसरी चीज आई थिंक जो हम सबकी टॉक से और सबके डिस्कशन से निकल के आ रहा है कि सेग्रीगेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और सोर्स से आपको सेग्रीगेट करना जरूरी है। The third thing that I wanted to emphasize today, because we have a very good audience and I wanted to talk to all of you about it, is that do not litter. It looks like a very simple message कि आप कूड़ा रोड पे मत डालिए, आप कूड़े को डस्टबिन में ही डालिए। आपके रैपर्स हैं, आपकी किसी भी तरह का प्लास्टिक प्रोडक्ट है या एनी काइंड ऑफ वेस्ट, यू जस्ट डू नॉट लिटर इट इन द स्ट्रीट्स। क्या होता है कि हमारे लिए बड़ा आसान है, हमने खाया, हमारा पैकेजिंग वेस्ट जनरेट हो गया और हमने वी जस्ट थ्रू इट लाइक दैट।
But anything that you're littering on the streets, it is very hard for anybody to get to collect it. जो भी Ma'am, आप स्ट्रीट पे रोड साइड पे डालेंगे कचरा, it doesn't get picked up and hence it becomes difficult to be sent for recycling. So these are the 3 ideas and actionable points that I wanted to leave you after today's session. So I would be very happy if you start working or implementing at least these 3 to begin with. Thank you. thank you very much, madam. You talked about solution-oriented actionables, and I'm sure all of us are going to implement it. And some of us may be implementing them already, but whatever we are not doing, I'm sure everyone will do after today. And शुभारंभ का इससे बेहतर क्या मौका कि आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है. So, bringing you towards the climax of this webinar, I am honored to invite the national convener of Paryavaran Sanrakshan Gatividhi, the inspiration to us all, our guardian, Shri Gopal ji Bhai Sahab, Shri Gopal Arya ji. Over to you, Bhai Sahab. सभी को नमस्कार। Namaskar. दोस्तों, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मुझे पता नहीं है, बाकी बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये विश्व पर्यावरण दिवस कब से मनाया जा रहा है। और हर वर्ष जब इसको मनाते होंगे या बातचीत करते होंगे तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम की वॉल्यूम या प्रॉब्लम का इफेक्ट और भी ज्यादा बढ़ता रहा होगा। बातचीत सॉल्यूशन की करते होंगे लेकिन प्रॉब्लम को बढ़ी हुई हम करते जाएंगे। तो प्रश्न ये है कि पर्यावरण दिवस पर हमको 2 प्रकार से सोचना चाहिए और 2 प्रकार से सोचने का ही मतलब है कि हमको इस पर्यावरण की एएमसी कराना पड़ेगा, एएमसी करनी पड़ेगी। अब ये एएमसी क्या है, बस यही मैं आपके सामने आज का विषय रखना चाहता हूँ। और इतने सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस हम सबको ध्यान में आया कि सबने रखे हैं, तो ये सॉल्यूशंस तो ठीक है, होना ही चाहिए क्योंकि सब प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन होना ही है। लेकिन हमारा ये कहना है कि ये सॉल्यूशन ही ना हो, प्रॉब्लम ही ना हो तो सॉल्यूशन की जरूरत पड़ेगी क्या। बस ये थोड़ा सा एटीट्यूड में चेंज आना कि प्रॉब्लम नहीं है या प्रॉब्लम होने के बाद उसके सॉल्यूशंस को निकालना है। तो इतने अच्छे प्रयास चल रहे हैं, उसका टेक्नोलॉजिकल भी हो सकता है, उसके प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के प्रकार हो सकते हैं। इतने सारे प्रयासों के लिए मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज पर्यावरण दिवस पर हम इसको थोड़ा अलग एंगल से सोचें। अंताजलि जी इतना सारा प्रयास कर रहे हैं हमारे बीच में, उनके प्रयास से कम भोपाल, इंदौर वगैरह में हो रहे हैं, लेकिन कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां भी हैं। लेकिन हमको जो कुछ करना है वो है एएमसी। वो एएमसी क्या है, तो यहाँ पर हमारे साथ में अमी जी हैं। एक प्रयोग हमने किया, वो प्रयोग बड़ा इंटरेस्टिंग था। पहले तो यही है कि हम जब कचरा प्रबंधन या प्लास्टिक की बात करते हैं तो हम प्लास्टिक के लिए आज ये सोचने लगे कि प्लास्टिक खत्म हो जाए, तो वो तो हो नहीं सकता, न हो सकता है, न होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? प्लास्टिक प्रॉब्लम है या उसका यूज करना या उसका मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। तो एक्चुअली विचार यदि करेंगे तो प्लास्टिक प्रॉब्लम नहीं है, प्लास्टिक तो वरदान है। आपको पता है, शायद हम लोगों में से कोई बता भी सकते हैं कि एक इंसान एक दिन में कितने प्लास्टिक की चीजों का उपयोग करता है। तो मैंने कहीं पढ़ा था, आई राइट और रॉन्ग, मैंने किसी का पढ़ा हुआ बता रहा हूँ, 195 प्रकार की चीजों का हम सवेरे से लेकर शाम तक एक दिन में उपयोग करते हैं। 195 टाइप्स ऑफ कम्युनिटी डेली यूज करते हैं, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये तो अच्छी बात है ना, लेकिन उसका ठीक से प्रबंधन होना, और किसी ने आज के उसमें बताया भी होगा कि प्रति व्यक्ति यानी पर कैपिटा पर एनम यूएस में विश्व का सबसे ज्यादा कंजम्पशन ऑफ प्लास्टिक होता है, 110 केजी पर कैपिटा पर एनम। वह प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन भारत में सबसे कम होता है 10 और 11 केजी पर कैपिटा पर एनम।
यहाँ पर कचरे के पहाड़ लगे हुए हैं। वाई? विचार करना पड़ेगा कि प्लास्टिक प्रॉब्लम है या वो कचरा है क्या। तो शायद हम विचार करेंगे तो कचरा प्लास्टिक नहीं है, हम उसको कचरा बना देते हैं, इसलिए वो कचरा बन जाता है। इंटरेस्टिंग, मैं आपको जो केस स्टडी बताता हूँ, हमने 20-25 कॉलेज विद्यार्थियों का, उसमें अमी शर्मा जी भी एक थी, एक प्रयोग किया कि क्या हम अपने घर में वेस्ट सेग्रीगेशन का प्लान कर सकते हैं क्या। सबको बताया कि गीले कचरे को ऐसे करना, सूखे कचरे को कबाड़ में डालना, और पॉलीथीन जो सिंगल यूज है उसको इको ब्रिक्स में डाल देना। और ये 7 दिन का एक टास्क दिया, सबको कहा कि आप करके बताइएगा कि इसके क्या रिजल्ट्स रहते हैं। आपको पता है 7 दिन बाद जब बच्चों ने आकर बताया तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा सर हमारे घर में तो कचरे के नाम पर कुछ बचा ही नहीं, थोड़ा बहुत मिट्टी निकलती है, क्योंकि गीले कचरे को हम खाद में या कंपोस्टिंग जो आपने बताया था वो करने लगे। कबाड़ वाला जो विषय है, वो जो सॉलिड वेस्ट है वो उधर चला गया। सिंगल यूज पॉलीथीन को हमने इकट्ठा करके इको ब्रिक्स में डाल दी, तो हमारे घर में तो कचरा बचा ही नहीं। तो हमें पहले ये डिफाइन करना पड़ेगा व्हाट इज कचरा। तो कचरा क्या है ये विचार करना हमको आवश्यक है। एक बात तो ये ध्यान में आना पड़ेगा, और इसलिए उसका इलाज है एएमसी। एएमसी का मतलब हमको पहले, जैसा भी गरिमा जी ने और बाकी लोगों ने बताया, कि हमको अवॉइड करना। एएमसी का मतलब जो इस प्रकार की चीजों, उसको क्या हम अवॉइड कर सकते हैं, क्या उसको यूज ही ना करें। दूसरा है मिनिमाइज करना, मतलब अवॉइड नहीं कर सकते तो उसको मिनिमाइज कर देना है। और तीसरा क्रिएट करना। क्रिएट करना मतलब गीला कचरा तो होगा ही, आप रोक नहीं सकते, तो उसका कंपोस्ट बना लीजिए। प्लास्टिक घर में आएगी ही, पॉलीथीन आएगी ही, लेकिन उसको हम कर नहीं सकते। हम प्लास्टिक में ये जो कटिंग्स है, इस कटिंग्स का क्या करेंगे, इसको कोई भी वेस्ट एग्रीगेशन वाला इकट्ठा नहीं कर सकता। लेकिन ऐसी हर रोज जो प्लास्टिक कटिंग्स है वो 1 लाख टन जमीन पर गिरती हैं। पॉलीथीन का तो हो जाएगा, इको ब्रिक्स का भी हो जाएगा, किसी की रोड बन जाएंगी, कहीं कचरा एक तरफ बिक जाएगा। लेकिन ये सिंगल यूज, ये छोटे छोटे टुकड़े हैं या दूध के पाउडर्स हैं, उनको कौन उठाएगा। और वो 1 लाख टन पर डे इस देश की धरती पर गिरता है। उसके माइक्रो प्लास्टिक्स कहाँ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता। क्या हम छोटी सी हैबिट ये डाल सकते हैं कि इसको काटना ही नहीं है, अगर ये कटिंग नहीं होगा तो बच जाएगा। ये जो इको हैबिट्स है ये है क्रिएट। तो हम अवॉइड, मिनिमाइज एंड क्रिएट करेंगे तो मुझे लगता है हम पर्यावरण का भी और हमारा भी सबकी एएमसी हो जाएगी। और ये एएमसी करके ही हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। आज के दिन मुझे लगता है कि हमको व्यक्तिगत जीवन में, क्या हमारा घर पर कचरा मुक्त हो सकता है क्या। मेरे घर से एक भी कचरे का पीस बाहर नहीं जाता है, ऐसे घर खड़े करने पड़ेंगे। और आपकी जानकारी के लिए मैं 20-20 वर्ष के लोग ऐसे बता सकता हूं कि जिनके घर से 20 साल से एक कचरा का दाना भी बाहर नहीं गया। अब आप इसका एक दूसरी डिबेट हो सकती है कि फिर आप ना कचरा बीनने वालों की रोजी रोटी का सवाल है, उनके पेट का सवाल है। मेरे को कहना है वो सही है, लेकिन क्या हमको अपनी हैबिट्स को इको हैबिट्स बना सकते हैं क्या, या हरित हैबिट बनाएंगे। तो ये छोटा सा प्रयास एक पीएसजी ग्लोबल का है कि हम अपने इन विषयों को समाज नहीं, देश नहीं, विश्व के हर कोने तक, और विश्व ही नहीं तो ब्रह्मांड के हर कोने तक इस अवेयरनेस को, पार्टिसिपेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे। पीएसजी ग्लोबल के इस प्रयास को मैं साधुवाद देता हूं। और हर महीने होने वाली इस प्रकार की वेबिनार्स में आप सब लोग उपस्थित होते रहें, सबसे मार्गदर्शन मिलता रहेगा, तो ये पीएसजी ग्लोबल भी बढ़ता रहेगा। धन्यवाद। भारत माता की जय। पंकज जी ने प्रणाम गोपाल भाई साहब। धन्यवाद। गोपाल जी प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। मेरे घर से 1 साल से एक भी कचरा नहीं निकलता, आप आके देखिए किसी दिन। क्या जी? डॉक्टर गोविंद बोल रहा हूँ। हाँ जी, गोविंद जी, मेरे घर में आके कभी देखिए, एक बूंद कचरा नहीं निकलता, सब घर के अंदर ही यूज हो जाता है। लो जी, ये देखिए आप, तो ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। मतलब एक घर है, फिर एक कॉलोनी बन जाएगा, फिर एक गांव बन जाएगा। तो क्या कोई एक गांव हम कर सकते हैं कि जो कचरा मुक्त हो सकता है?
क्या कोई एक कॉलोनी सोसाइटी कर सकते हैं क्या? क्या कोई घर कर सकते हैं क्या? क्या हमने इसको बोला हरित। और इसलिए आई थिंक सो आज हमको ये विषय लेना चाहिए, हरित द वे ऑफ लाइफ। हरित का मतलब है होलिस्टिक एक्शन फॉर रिवाइटलाइजिंग ऑफ इंडिजीनस ट्रेडिशंस। हमारे जो इंडिजीनस है, यानी जो हमारी सोसाइटी पर लागू होगा वो हो सकता है दूसरी पर लागू ना हो, लेकिन ऐसे छोटे छोटे इंडिजीनस टेक्निक्स को, लोकल टेक्निक्स को कैसे हम पुनर्स्थापित करें, किसके द्वारा? होलिस्टिक एक्शंस। ये नहीं है कि लोग कचरा डालें और हम कचरा इकट्ठा करें, ये कदापि हो नहीं सकता, वो सस्टेनेबल भी नहीं है, और मुझे लगता है कि वो समस्या भी नहीं है। जैसा हमारे इम्तियाज अली जी ने कहा था, एक थैला एक थाली, तो हमने कहा कि कुंभ में कचरा ही उत्पन्न ना हो तो थाली कचरा इकट्ठा करने की क्या बात आएगी। और हुआ कि 40,000 टन में से 30,000 टन कचरा कम हो गया जीरो बजट के द्वारा, केवल थालियों के कारण। इतना ही, हमको छोटे छोटे ऐसे सफल प्रयोग समाज में स्थापित करते जाने पड़ेंगे। ठीक हो जाएगा, बहुत अच्छा है, धन्यवाद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। भाई साहब ने हम सभी का संबोधन किया। आई एम श्योर आप सभी और ज्यादा इंस्पायर हुए होंगे इको हैबिट्स अपनाने के लिए, और हम सभी एक हरित पर्सपेक्टिव से काम करेंगे, इंडिजिनियस टेक्निक्स पे काम करेंगे। This brings us towards the ending of this very exciting, very insightful and very informative webinar. आखिर में जाते जाते मैं यही लाइन कहना चाहूंगी that we did not inherit this earth from our ancestors but borrowed it from our children. जैसा कि इम्तियाज सर की भाषा में अगर कहूँ तो ये प्लास्टिक युग है और हम सब कोशिश करते हैं कि इसको प्लास्टिक युग ना रहने दे। अब मैं आगे बढ़ते हुए जो हमारे अंत के लिए वैलेडिक्टरी स्पीच के लिए आस्था जी को बुलाना चाहूंगी एंड आस्था जी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज कीप इट वेरी कंसाइज एंड वेरी क्रिस्प। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच अमी जी। गोपाल जी, आपने अपना समय दिया उसके लिए थैंक यू, एंड अ वेरी बिग थैंक यू टू ऑल द स्पीकर्स for enlightening us with so much, from the range of the problem to being solution oriented. I think there was a full range. A lot of thanks to Ami ji for being such a great host, and thank you for everybody who attended it for making this एक इतना बड़ा प्रोग्राम। हर महीने ये वेबिनार्स हम होस्ट करने की कोशिश करेंगे एंड वी होप कि आप इसे अटेंड करें। अगर कोई क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह गए हो तो आप प्लीज हम एक ईमेल आईडी बाद में शेयर करेंगे, उस पर डाल दीजिएगा एंड वील ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट। सॉरी आज थोड़ा सा टाइम इज शॉर्ट, एंड विद दैट आई क्लोज व्हाट आई हैव टू से। थैंक यू अमी जी। थैंक यू वेरी मच आस्था जी। वोट ऑफ थैंक्स की तरफ बढ़ते हुए आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर आलोक कुमार, who is assistant professor of zoology in Ranjas College, DU, and national in charge of holistic development of humanity, Shodh. Over to you, sir. सभी को नमस्ते। तो आज हमारे बीच में बहुत ही सार्थक चर्चा हुई, और मुझे लगता है कि वोट ऑफ थैंक्स, पहली बात तो सबसे पहले सारे जो अपने जो हेक्टिक शेड्यूल्स, स्पेशली 7 to 8:30 अभी होने जा रहा है, आप सभी रहे। सबसे पहले तो मैं ऑडियंस को ही कहूंगा कि आपके बिना, आपके लिए और आपके बीच में जो जागरूकता है वो किस तरह से आप समाज में लेके जाएंगे, उसके लिए आयोजित हुआ। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहूंगा। जैसा कि सबसे पहले जो स्पीकर डॉक्टर गगनदीप सर ने बताया कि किस तरह से हम प्लास्टिक को किस तरह कंस्ट्रक्टिव तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे रोड के बारे में बताया और भी रिसाइकलिंग के अलग अलग तरीके बताए। तो गगनदीप सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने किस तरह से कंस्ट्रक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ प्लास्टिक हम अलग अलग तरीके से सोसाइटी में एप्लीकेशन कर सकते हैं उसके लिए। डॉक्टर समीर जोशी सर जो बहुत ही अच्छी लाइन बोली, अनलर्न, लर्न एंड रीलर्न, कि हम अभी हो सकता है हम बहुत बेहतर ना हो, आज की स्थिति में हो सकते हैं हम बहुत अच्छी, हमारे पास ना टेक्नोलॉजी हो, हमारे अंदर कमियां हो सकती हैं, लेकिन यही लाइफ है, यही जीवन है। किस तरह से हम अपनी हैबिट्स में चेंज करें, किस तरह से हम अपनी लाइफ स्टाइल में चेंज करें, और प्लास्टिक पॉल्यूशन को किस तरह से हम कम करते जाएं, समय के साथ कम करते हुए किस तरह से हम इसको बेहतर कर सकते हैं, उस दिशा में सर ने हमारा मार्गदर्शन किया। प्रोफेसर विवेक कुमार सर जो कि IIT दिल्ली से हैं, उन्होंने बताया कि किस तरह से हम प्लास्टिक रिसाइकलिंग को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि प्लास्टिक
का जो यूज है वो तो बहुत ही मतलब हम बहुत ज्यादा उसमें चेंज नहीं कर सकते, लेकिन उसकी रिसाइकलिंग हम किस तरह और बेहतर करें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हम किस तरह करें जिससे कि उसकी हम या तो कन्वर्जन अच्छे तरीके से करें या उसको हम किस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल में या किस तरह से अपने चेंजेस करें बिहेवियर में जिससे कि हम बेहतर करें। और इसके अलावा किस तरह से क्रिएट करें अवेयरनेस कि प्लास्टिक का किस तरह हेल्थ हैजार्ड है। एक माइक्रो प्लास्टिक या जो अलग अलग टाइप के नैनो प्लास्टिक हैं उनका हेल्थ पे कितना बुरा इम्पैक्ट है, अगर समाज में हम इस बात को लेके जाते हैं तो लोग थोड़ा सोचेंगे और हमको लगता है कि बेहतर तरीके से प्लास्टिक का यूटिलाइजेशन करेंगे। डॉक्टर पंकज सर जो कि हमारे सामने प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से उसकी ओरिजिन, प्लास्टिक की ओरिजिन, उसके जो चैलेंजेस हैं, आगे उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, उसको बहुत ही बेहतर तरीके से हम सामने प्रेजेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज सर, आपने इतना एफर्ट किया कि हम लोगों को मतलब एक विजुअली तरीके से हम सोच सकें और उसके बारे में किस तरह से हम कर सकें। उन्होंने कार्बन फुटप्रिंट और साथ में ये भी बताया कि कितना बड़ा ग्लोबल हॉटस्पॉट्स प्लास्टिक प्रोडक्शन के हैं और उनका इकोलॉजिकल इम्पैक्ट कितना बुरा है, कितना इकोलॉजिकल लॉस हो रहा है, इसके बारे में हमारा ध्यान केंद्रित किया। हमारे बीच में इम्तियाज अली सर रहे हैं जो कई बार मैं उनसे मिला भी हूँ और किस तरह उन्होंने सार्थक संस्था जो कि अपनी सार्थकता को साबित करते हुए समाज में किस तरह से प्लास्टिक पॉल्यूशन को कैसे कम करें और समाज में किस तरह से उसमें रोजगार भी हम पैदा कर सकते हैं, उस तरह से उन्होंने किस तरह प्लास्टिक को हम या तो फ्यूल में कन्वर्ट करें या तो हम उसको रोड कंस्ट्रक्शन में यूज करें। तो बहुत अच्छा एक प्रबंधन, जो कचरा प्रबंधन का एग्जाम्पल है वो इम्तियाज अली ने सार्थक के माध्यम से दिया और समाज के बहुत से अलग अलग जो हमको लगता है स्टेक होल्डर्स हैं उनको इस बारे में भी सोचने की जरूरत है। डॉक्टर गरिमा कौशिक जी जो टेरी से रहे, उन्होंने भी अपने उद्बोधन में ये हमें बताने की कोशिश किया किस तरह माइंडफुल यूज हम प्लास्टिक को करें, किस तरह हम घर में ही बेटर सेग्रीगेशन करें जिसकी वजह से हम प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा बेहतर तरीके से करें। अंत में हम सबके मार्गदर्शन और मार्गदर्शक और हमेशा से हम लोगों को एक नई सोच, नई ऊर्जा देने वाले श्री गोपाल आर्य जी ने बताया एएमसी का कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है हर जगह ये सिर्फ पीएसजी ग्लोबल के कार्यकर्ताओं को ना पता होगे, हमको लगता है कि पूरे भारत के इंस्टीट्यूशन में, स्कूल्स में और सोसाइटी के बारे में पता होना चाहिए, जिसमें अवॉइड, मिनिमाइज और क्रिएट हम क्या कर सकते हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा बताया और एक साथ ही बहुत अच्छा चैलेंज दिया। क्या हम एक गांव को कचरा मुक्त कर सकते हैं, क्या हम सोसाइटी को कचरा मुक्त कर सकते हैं, एक हम वार्ड को कचरा मुक्त कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोगों को सोचने का उन्होंने बताया। इसके अलावा आस्था जी ने आखिरी में अपनी बातें कही, आमी जी जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने जो है हमको लगता है कि उसकी वजह से सारे स्पीकर्स एक अपनी टाइम लिमिट को ध्यान रखते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत जरूरी होता है। धीरज सर जो हमेशा इंस्पायर करते हैं हमें, जेएनयू के समय से लगातार मुझे वो लगातार एक शोध में हम क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, किस तरह से हम कई ओकेशन में शोध और पीएसजी ग्लोबल के साथ में एसोसिएशन रहा, तो धीरज सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि वो एक ड्राइविंग फोर्स रहे बहुत से हमारे कोलैबोरेटिव एफर्ट्स में। और आगे मैं चाहूंगा कि कुछ इस तरह का और इनिशिएटिव रहा जहाँ पे शोध के कार्यकर्ता और पीएसजी ग्लोबल साथ में भी आके काम कर सके। इसके साथ ही मैं आमी जी की आंखें में देख रहा हूँ लगातार वो जो कहना चाह रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी सार्थक चर्चा, एक 1.5 घंटे में बहुत ही सार्थक चर्चा, इससे सार्थक समय 1.5 घंटे का नहीं हो सकता। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे, फिर से कुछ इस तरह का डिस्कशन डिबेट के लिए। नमस्ते। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आलोक। और बिल्कुल मेरे मन की बात आंखों से पढ़ लिया आपने। इसी के साथ वी आर इन दी वेरी एंड ऑफ दिस वेरी इंटरेस्टिंग वेबिनार। आखिर में जाते जाते एक ही लाइन कहना चाहूंगी, माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्विया। सभी को नमस्कार, जय हिंद। कल्याण मंत्र के साथ हम इस वेबिनार को एंड करेंगे। रिक्वेस्टिंग दी टेक्निकल टीम। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।